7 अक्टूबर को 2 साल पूरे हो गए गजा और इजराइल के बीच चल रहे संघर्ष में। 7 अक्टूबर 2023 को ही हमास ने इजराइल पर अटैक किया था और उसके बाद से लगातार यह संघर्ष बढ़ता चला गया। तमाम तस्वीरें आई। अब बरसी का मौका था तो एक बार फिर से वही 7 अक्टूबर 2023 जैसा माहौल इजराइल के अंदर बनाया। इस बार हमास ने अटैक नहीं किया बल्कि हूती लड़ाकों ने अटैक किया। एक के बाद एक ऐसे हमले किए गए, याद दिला दिया गया वही मंजर जो 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल के अंदर था। ताजा तस्वीरें आपको दिखाने जा रहा हूं, उससे हुआ नुकसान आपको दिखाऊंगा, लेकिन साथ ही आज आपको यह भी दिखाऊंगा कि कैसे उसकी खींच लेबनान में सीज फायर होने के बावजूद इजराइल निकाल रहा है, कैसे वहां भारी बमबारी की जा रही है, जिस पर अब तक लेबनान की सरकार शांत बैठी थी, लेकिन अब वहां के ग्रांड मुफ्ती ने मोर्चा खोल दिया है, सरकार को भी हिलाकर रख दिया है। तो क्या लेबनान की सरकार की तरफ से एक बड़ा फैसला इजराइल के खिलाफ लिया जाएगा? वहीं अमेरिका और अल जुलानी यानी ट्रंप और जुलानी में ठन गई है क्या? क्योंकि अल जुलानी के अधीनस्थ काम करने वाली सीरिया की सेना ने अमेरिका समर्थित एक गुट पर हमला कर दिया है, उन्हें खदेड़ा जा रहा है। उसकी तस्वीर भी दिखाऊंगा आपको किसने कह दिया और किसने कर दिया प्रस्ताव पास इस बात का कि आखिरकार इजराइल ने गजा के अंदर जो किया वो जेनोसाइड तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ इजराइल की सेना को एक आतंकवादी संगठन घोषित किया जाए और यह प्रस्ताव पर वोट भी कास्ट कर दिया। तो क्या वाकई इजराइल का वजूद अब पूरी तरह से खत्म हो जाएगा? इसके अलावा कई और महत्वपूर्ण खबरें आज आपको दिखाने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं उल्टा चश्मा। सबसे पहले ये वीडियो देखिए एक के बाद एक आपको इस पर अटैक होता हुआ नजर आएगा। तो हमले की बरसी पर यह अटैक हुआ है। यमन की तरफ से ड्रोन दागे गए, बैक टू बैक ये ड्रोन दागे जा रहे हैं और इंटरसेप्ट करने की कोशिश लगातार इजराइल की तरफ से की गई, ऐसा दावा है, लेकिन इंटरसेप्ट करने में पूरी तरह से नाकामयाब रहा इजराइल, ये भी दावा है। एक और वीडियो देखिए जरा, इसी से जुड़ा हुआ, ये देखिए एक बड़ा हमला यहां पर। ये सारे हमले इजराइल पर किए गए हूती लड़ाकों की तरफ से। एक एक ड्रोन तेज रफ्तार से उड़ता हुआ वहां जाता हुआ नजर आ रहा है। एक और देखिए, तो 7 अक्टूबर की बरसी पर यमन से हूती ने 4 वन वे अटैक ड्रोन लॉन्च किए। आईडीएफ ने इजराइल के दक्षिणी शहर इलाद के ऊपर इन ड्रोन्स को मार गिराने का दावा किया, लेकिन तस्वीरें कुछ और ही बयां करती हैं। इसमें बताया जाता है कि इंटरसेप्ट की कोशिश की गई, ऐसा नहीं की गई, लेकिन इंटरसेप्ट नहीं कर पाए। यानी इलाद पर एक बार फिर से कहर टूटा और वहां पर फिर से वही हालात बने जो 7 अक्टूबर 2023 को बने हुए थे इजराइल के अंदर। वही कोहराम, वही भागा भाग, वही छिपने का तरीका और वही जगह जगह बंकर ढूंढना, ये तमाम चीजें वहां से निकलकर सामने आई। चलिए अब पहले मैं दिखाता हूं लेबनान में क्या कर रहा है इजराइल ने लेबनान में कुछ किया है। देखिए, उड़ता हुआ धुआं आपको नजर आ रहा होगा। यह लेबनान का इलाका है, हौला है, जो दक्षिणी इलाका कहा जाता है। यहाँ पर लगातार एक के बाद एक इजरायली शेलिंग हो रही है, यहाँ पर दहलाने की कोशिश हो रही है। तो वहीं दिन की तस्वीर आप देखिए जरा, उसके हमले के बाद क्या हालात हुए। कुछ ऐसे ही हालात आपको याद होगा गजा के अंदर बनाए जाते रहे। अब देखिए, सीज फायर हो रखा है दोनों के बीच में, लेबनान और इजराइल के बीच नवंबर 2024 से सीज फायर, उसके बावजूद ये हालात है। ये हमले के बाद की तस्वीर है, ये पूरी तस्वीर देखिए। और इसको लेकर जो दावा किया जा रहा है ये है कि सुबह सुबह इजराइल की फोर्स ने बमबारी की, दक्षिणी लेबनान के होला में ये हमला किया गया है और उसके बाद किस तरह से भारी तबाही वहां पर देखने को मिली। अब इससे बौखला गए हैं ग्रांड मुफ्ती वहां के। पहले तो बता दूं, सीरिया और लेबनान की हालत अलग नहीं है। दरअसल सीरिया में अलग अलग गुट तैयार हैं। हाल ही में आपको याद होगा ड्रूज मिलिटेंट्स तैयार किए थे इजराइल ने सीरिया पर कब्जा करने के लिए। वहां की अल जुलानी की सरकार नतमस्तक होकर खड़ी रही। ऐसे में जो अलग अलग वहां पर गुट हैं, कबीले हैं, जो एक दूसरे को पसंद भी नहीं करते, वो एकजुट होते हैं और ड्रूज मिलिटेंट्स को खदेड़ते हुए इजराइल को धमकी दे देते हैं। ऐसे ही क्योंकि अल जुलानी पूरी तरह से अमेरिका के सामने नतमस्तक है। लेकिन यही हालात कहां है? लेबनान में भी। लेबनान में हिजबुल्ला है जो इजराइल से टक्कर लेता है, अमेरिका से टक्कर लेता है, लेकिन लेबनान की जो मौजूदा सरकार है वो पूरी तरह से अमेरिका परस्त बताई जाती है। वो इजराइल की तरफ से लगातार हो रहे हमलों पर टिप्पणी करने से ज्यादा हिजबुल्ला को सरेंडर कराने पर जोर देती है। अब जब लगातार इस तरह के हमले हो रहे हैं और अब तक चुप्पी हर तरफ थी, लेकिन अब ग्रांड मुफ्ती ने न केवल चेतावनी दे दी बल्कि चुनौती अपनी ही सरकार को भी दे डाली। उन्होंने कह दिया है कि जिस तरीके से एक के बाद एक हमले हो रहे हैं
वो बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। ग्रांड मुफ्ती वॉन्स अगेंस्ट प्लॉट्स टू क्रिएट क्राइसिस इन लेबनान। लेबनान में जिस तरह के हालात बनाए जा रहे हैं इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और कहा है कि एकजुट होकर कार्रवाई करनी होगी। अब इन सब के बीच इजराइल की इस हरकत के खिलाफ ब्रिटेन में एक प्रस्ताव लाया गया। देखिए, यूके ग्रीन पार्टी है, अब ब्रिटेन की जो ग्रीन पार्टी है उसने इस प्रस्ताव पर वोट कास्ट किया है कि जो कुछ गजा के अंदर इजराइल की सेना ने किया वो जेनोसाइड तो है ही, इसके अलावा इनके खिलाफ इन पर लेबल लगना चाहिए कि ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। अब आप सोचिए कि किसी देश की सेना को अगर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कहा जाएगा तो उस देश का वजूद क्या रहेगा, वो भी एक आतंकवादी देश घोषित कर दिया जाएगा। यानी इजराइल का अब वजूद हिल रहा है क्या, मान्यता छिनने जा रही है क्या? क्योंकि इससे पहले कई देश ऐसे भी हैं जिन्होंने इजराइल के पासपोर्ट को मानने से इनकार कर दिया है। कई ऐसे हैं जिन्होंने अपने एरियल जो व्यू है उसमें से इजराइल के मैप को उड़ा दिया है और उस जगह स्टेट ऑफ फिलिस्तीन लिख दिया है। तो क्या वाकई इजराइल की मान्यता खत्म होने जा रही है? क्योंकि इसके साथ साथ आईसीसी को लेकर भी लगातार अपील की जा रही है कि आईसीसी का जो वारंट है उसे तामील कराया जाए और नेतन्याहू को जेल की सलाखों के पीछे ठूंसा जाए। अब इन सब के बीच टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, टेरर ऑर्गेनाइजेशन का जिक्र किया जा रहा है कि इजराइल की सेना को टेरर ऑर्गेनाइजेशन का, ये अब 2 साल के भीतर देखिए, कहां हमास को आतंकी कहते थे, फिलिस्तीनियों को आतंकी कहते थे, आज इजराइल की सेना को आतंकी संगठन करार दिया जा रहा है। यही एक झटका कम नहीं है। इसके अलावा कई और महत्वपूर्ण खबरें देखिए। पहले यहां पर जापान में क्या हो रहा है, तो इजरायली एम्बेसी को घेर लिया, इजराइल की दूतावास को घेर लिया गया टोक्यो में। दरअसल जापान भी उन देशों में शुमार था जिन 142 देशों ने मान्यता दी थी उनसे इतर गया था। दरअसल जापान ने बैकफुट पर आते हुए कहा था कि वो किसी भी कीमत पर फिलिस्तीन को मान्यता नहीं देगा। यानी पहले हामी भरी थी और उसके बाद उसने अपने पैर पीछे खींच लिए थे। उसके बाद उनके यहां भी नाराजगी बिल्कुल इटली वाली तर्ज पर हो रही है। इटली ने भी इजराइल को और फिलिस्तीन को मान्यता देने से इनकार किया था, अलग अलग तरह की शर्तें रख रही थी मेलानी। अब वहां पर भी जापान में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। अब इजराइल की एम्बेसी को घेर लिया जाता है और वहां जापान के लोग फिलिस्तीन के समर्थन में नारे लगाते नजर आए। वही देखिए इटली वाली खबर। इटली में जो मेलोनी जो है वो पूरी तरह से इजराइल परस्त होने की कोशिश कर रही। अपने यहां 48 से 72 घंटे तक इनके बवाल होता रहा। उसके बाद ये कहती हैं मैं मानने के लिए तैयार हूं कि यरूशलेम इजराइल और फिलिस्तीन दोनों की राजधानी होगी, लेकिन उसके बावजूद अपनी बात से ये यू टर्न ले लेती हैं। फिर से बवाल शुरू हो जाता है। लेकिन अब नई मुसीबत इटली की प्रधानमंत्री पर है। दरअसल इटली की प्रधानमंत्री जो है जॉर्जिया मेलोनी और उनके 2 मंत्रियों पर आरोप है कि उनकी संलिप्तता रही, किस तरीके से इजराइल जो गजा के अंदर जेनोसाइड कर रहा है इसमें इनका नाम भी घसीटा गया है। यानी आईसीसी में इनकी भी शिकायत की गई है। तो क्या इटली की पीएम के खिलाफ भी जल्दी वारंट जारी हो जाएगा? एक नई मुसीबत इटली की पीएम के लिए खड़ी हो गई है। वहीं स्पेन ने बाकायदा आईसीसी में कंप्लेंट कर दी है। इस बार गजा में हो रहे जीनोसाइड को लेकर नहीं है, जिसको लेकर पहले से ही आईसीसी ने नेतन्याहू और उनके एक पूर्व मंत्री के खिलाफ वारंट जारी कर रखा है, बल्कि ये नई शिकायत है। इस शिकायत के तहत समुद्र फ्लोटिला एक्टिविस्ट के साथ जिस तरह उन्हें हिरासत में लिया गैरकानूनी तरीके से और उनसे आतंकवादियों जैसा सलूक किया, जैसा कि खुद इजराइल के मंत्री बेन गुवेर ने बताया, उसको लेकर स्पेन आईसीसी पहुंच गया है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में इस बात की शिकायत दर्ज कराई गई है कि इस पर भी ध्यान दिया जाए और सुनवाई की जाए कि समुद्र फ्लोटिला एक्टिविस्ट के साथ बदसलूकी और दुर्व्यवहार इजराइल की अधिकारियों की तरफ से किया गया है। अब आपको एक और वीडियो दिखा रहा हूं, पहले ये वीडियो देखिए। तो ये एसडीएफ और एचटीएस के बीच लगातार संघर्ष हो रहा है। एचटीएस क्या है? हयात तहरीर अल शम अल जुलानी वाला। बशर अल असद की सरकार जब थी सीरिया के अंदर तो वो ईरान और रूस समर्थक माना जाता था। एचटीएस लगातार संघर्ष कर रहा था, लेकिन तब तक एचटीएस यानी हयात तहरीर अल शम पर और उसके प्रमुख अल जुलानी पर एक टैग दिया गया था। ये अमेरिका ने दिया था। अल जुलानी को आतंकवादी मानते हुए उन पर इनाम घोषित था और एचटीएस भी एक आतंकवादी संगठन था। लेकिन अमेरिका की मंशा जैसे ही अल जुलानी ने पूरी की और बशर अल असद की सरकार का तख्ता पलट करके सत्ता पर काबिज हुए, वो दुलारे हो गए। पिछले कुछ दिनों से लगातार अल जुलानी की मजम्मत हो रही थी इस बात को लेकर कि कैसे वो अमेरिका के सामने पूरी तरह से नतमस्तक है और इजराइल एक के बाद एक घटनाक्रम सीरिया में अंजाम दे रहा है। सीरिया की जनता का गुस्सा चरम पर था। अभी अल जुलानी का कोई बयान नहीं आया, लेकिन अगर एसडीएफ यानी कि वो एक ऐसा संगठन जो हथियारबंद तो है लेकिन अमेरिका समर्थित है, अगर उससे अल जुलानी का एचटीएस भिड़ता है
तो क्या वाकई ट्रंप को अल जुलानी ने अपनी तरफ से चुनौती दे डाली है? क्या वो समझ गए कि सीरिया की जनता ये सब चीजें बर्दाश्त नहीं कर पा रही, इसीलिए उन्होंने अपनी तरफ के अपने गुट एचटीएस को खुल्लम खुल्ला छोड़ दिया है एसडीएफ को खदेड़ने के लिए, और एसडीएफ को खदेड़कर वो अमेरिका को चुनौती दे रहा है। इस तरह एक और वीडियो देखिए। तो ये वीडियो अलेप्पो से निकलकर सामने आई है, उत्तरी सीरिया से, जहां पर ये हमला हुआ है। और जाते जाते इस चेहरे को जरा गौर से देखिए, ये भारतीय है। ये दावा किया जा रहा है कि रूस की तरफ से ये लगातार यूक्रेन पर हमला कर रहा था, रूस की सेना में शामिल होकर इसने यूक्रेन के खिलाफ युद्ध लड़ा था। इसे बड़ी खबर है कि यूक्रेन की सेना का कहना है कि भारतीय नागरिक ने 3 दिन तक रूस के लिए लड़ने के बाद यूक्रेन के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है। नमस्कार।